बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 की साइकोलॉजी का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। क्योंकि सिंध टेक्स्ट बोर्ड की कोई भी साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक नहीं होती है, तो हम रेफरेंस बुक से ही कंसल्ट करते हैं। ये किताब मोहम्मद फ़ाइक सिद्दीकी की लिखी हुई है। जो एग्ज़ाम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, उसमें डिफ़ाइन साइकोलॉजी या व्हाट इज़ साइकोलॉजी, डिस्क्राइब SOR फार्मूला, एक्सप्लेन बायोसोशल बिहेवियर, या इस तरह भी आता है कि एक्सप्लेन बायोसोशल बिहेवियर विद रेफरेंस टू SOR फार्मूला। इसके अलावा एक्सप्लेन दैट साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बायोसोशल बिहेवियर, एक्सप्लेन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी या फिर नेम द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, और एक्सप्लेन करें एनी टू या ज़्यादातर बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस के स्कूल्स को पूछा जाता है। हाँ, तो साइकोलॉजी क्या है? तो वर्ड साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, साइक और लोगोस। साइक के मीनिंग है माइंड, सोल या स्पिरिट, और लोगोस के मीनिंग है टू स्टडी। ठीक है, यानी कि साइकोलॉजी क्या बनी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ माइंड या स्टडी ऑफ सोल है। ठीक है, इसको यूँ भी डिफ़ाइन किया जाता है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी एक बहुत पुरानी साइंस है जिसको शुरू में तो एज सच एक अलग ब्रांच के तौर पे नहीं माना जाता था। बाद में इसने इवॉल्व किया एज अ सेपरेट साइंस या सोशल साइंस के तौर पे ये सामने आई, और अब इसकी एक अलग से फील्ड है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अपने ओपिनियंस के मुताबिक साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया है। तो कुछ की राय में साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियस प्रोसेसेस, यानी कि जितने भी इंसान कॉन्शियस में यानी कि जानते बुझते हुए काम करता है वो सब साइकोलॉजी है। लेकिन फिर दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने ये ओपिनियन दिया कि साइकोलॉजी में सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को भी इंक्लूड किया जाए, यानी कि कॉन्शियस प्रोसेसेस के साथ सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जिसको इंसान खुद से जानते बुझते नहीं करता, बल्कि उसके अंदर हैबिट्स होती हैं, इमोशंस की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से ये चीज़ सामने आती है। वो उसके सब कॉन्शियस में होता है, या अनकॉन्शियस स्टेट में भी कुछ बिहेवियर्स हो सकते हैं। ये सब प्रोसेसेस जो हैं वो साइकोलॉजी है। वुडवर्ड ने डिफ़ाइन किया साइकोलॉजी को एज द साइंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें मोटर एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ और इमोशनल एक्टिविटीज़ सब आ जाती हैं। यानी कि जितनी भी इंसान एक्टिविटीज़ करता है, काम करता है, नज़र आता है कुछ करता हुआ, या जो भी उसका बिहेवियर है, जो वो अपने रिस्पॉन्सेस शो करता है, हर चीज़ जो है वो इसकी स्टडी करना साइकोलॉजी है। यानी सब उसका भागना, चलना, दौड़ना, बात करना, देखना, सुनना, सोचना, याद रखना, हंसना, रोना, या डिप्रेस फील करना, लो फील करना, या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, ये सारी चीज़ों को स्टडी करना, ये सब साइकोलॉजी है। अब लास्ट हम इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि साइकोलॉजी स्टडीज़ दोज एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय मींस ऑफ विच द ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू एडजस्ट इटसेल्फ टू इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि साइकोलॉजी उन सारी एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करती है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने आप को इर्द गिर्द के माहौल से एडजस्ट करता है। यानी कि जैसा उसका बिहेवियर होता है, उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक उन सब को स्टडी करना साइकोलॉजी है। तो ये कुछ साइकोलॉजी की डेफिनेशंस थी जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, यानी SOR फार्मूला। तो इंसान या ऑर्गेनिज़म इर्द गिर्द के माहौल से इन्फ्लुएंस्ड होता है, अपनी एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है, और ख़ुद भी एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि दोनों एक दूसरे पे असर डालते हैं। इंसान एनवायरनमेंट से मुतासिर होता है और एनवायरनमेंट इंसान की एक्टिविटीज़ से मुतासिर होती है।
तो इन दोनों के दरमियान एक इंटरेक्शन कायम होता है और ये इंटरेक्शन मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ को जन्म देता है। और इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में हम SOR फार्मूला से एक्सप्रेस करते हैं। SOR फार्मूला क्या है? इसमें S स्टैंड फॉर स्टिमुलस, O से ऑर्गेनिज्म है और R जो है वो रिस्पॉन्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये स्टिमुलस क्या है? तो स्टिमुलस किसी भी किस्म की एनर्जी है जो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है वेयर आ सेंस ऑर्गन। जैसे हमारे लिए कोई ज़ोर की आवाज़ या कम आवाज़, कोई भी आवाज़, कोई कलर जो हमारे लिए स्टिमुलस का बायस हो। हम एक गुलाब का फूल देख रहे हैं, उसका लाल कलर है, हम उसको देखकर खुश हो रहे हैं। कोई हमें फायरवर्क्स नज़र आ रहे हैं तो इंसान खुश होता है। इसी तरह अगर ज़ोर के धमाके की आवाज़ आए तो इंसान डर जाता है, या वो जंगल में जा रहा हो उसको शेर नज़र आ जाए, सांप नज़र आ जाए, तो ये सब स्टिमुलस हैं जिससे ये इंसान डर जाएगा। जो भी या कोई भी बिहेवियर शो करेगा, उनको मारने की कोशिश करेगा या एक तरफ डर के भाग जाएगा, तो ये सब स्टिमुलाई हैं। ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं या कोई भी एनिमल हो सकता है जो कि कोई आपको रिस्पॉन्स शो करे। और रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स रिएक्शन है ऑर्गेनिज्म का थ्रू स्टिमुलस या मैनी स्टिमुलाई। अब SOR क्या है? तो SOR ये है कि जब भी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एक ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करेंगे तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस एनवायरनमेंट से एडजस्ट करेगा और उस स्टिमुलाई के मुताबिक एक रिस्पॉन्स देगा, यानी कि उसका कोई रिस्पॉन्स आएगा। इसको हम इस डायग्राम से बता सकते हैं कि स्टिमुलस ने ऑर्गेनिज्म पे एक्ट किया रिसेप्टर्स के थ्रू, यानी कि सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, और ऑर्गेनिज्म ने कोई रिस्पॉन्स दिया इफेक्टर्स के थ्रू। इफेक्टर्स यानी जैसे हमारे मसल्स हैं और वो फौरी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर जिस तरह हमारा हाथ जल जाए तो फ़ौरन ये हमारे लिए स्टिमुलस होता है हाथ जलना, तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? सारी बातें अपने हाथ को फ़ौरन पीछे की तरफ खींचते हैं, तो क्या मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इफेक्टर्स के ज़रिए। आपने एक एक्शन किया। इसी तरह अगर कोई एकदम कोई अपनी उंगली जो है आँख के पास लेकर आता है तो आँख फ़ौरन बंद हो जाती है। क्यों? इसलिए कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आईलिड को फौरी तौर पे बंद कर देते हैं आँख को बचाने के लिए। इसी तरह अगर कहीं पर आग लगी होगी तो एक मेन रिस्पांस क्या होता है? ज़ाहिर बात है आप उस जगह से भागना चाहते हैं, तो वो आपके लिए स्टिमुलस होता है और आप रिस्पांस शो करते हैं। इसी तरह से अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको अपना एक दोस्त नज़र आ गया है, पुराना दोस्त जिससे आप बहुत अरसे बाद मिले हैं, तो आप उसको वेव करेंगे। अब जब वो आपको देखेगा तो वो भी वेव करेगा, तो उसका नज़र आना आपके लिए स्टिमुलस हुआ। आपने उसको वेव किया तो ये आपका रिस्पांस था और आपका रिस्पांस उसके लिए स्टिमुलस हुआ और उसने आपको वेव किया, ये उसका रिस्पांस हुआ। इस तरह से एक चेन या सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ बन जाती है जो कि इंसान की लाइफ बनाती है, एक सोशल लाइफ बनती है और दूसरे इंसानों के साथ वो इंटरेक्ट करता है। तो ये सब SOR फार्मूला की एक्सप्लेनेशन थी। साइकोलॉजी एक स्टडी या साइंस है बायोसोशल बिहेवियर के बारे में। तो ये बायोसोशल बिहेवियर कहाँ से आया? तो बायो मीन्स यानी कि लिविंग थिंग, बायोलॉजिकल। तो जो इंसान का स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन्स हैं, वो सब बायोलॉजिकल होते हैं। जैसे नर्व्स हैं, मसल्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, जो कि रिस्पॉन्स शो करते हैं, स्टिमुलाई रिसीव करते हैं, जिससे इंसान की मेमोरी होती है, जिससे इंसान लर्न करता है। ये सारे ऑर्गन्स बायोलॉजिकल हैं। तो साइकोलॉजिकल एक्टिविटी बायोलॉजिकल भी होती है। इसी तरह इंसान एक माशरे का हिस्सा है, सोशल एनिमल है, यानी कि लोगों के साथ रहता है। उसके इर्द गिर्द के माहौल में और भी लोग होते हैं। जो लोग जो उसके इर्द गिर्द होते हैं वो उस पर असर डालते हैं और वो उन पे असर डालता है।
तो सब इंसान एक दूसरे पे असर डालते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी के साथ लिंक्ड होते हैं। तो साइकोलॉजी बेसिकली बायोलॉजिकल और सोशल दोनों एरियाज़ को कवर करती है। इसीलिए साइकोलॉजी बायोसोशल बिहेवियर की साइंस या स्टडी कहलाती है, या ये कि साइकोलॉजिकल एक्टिविटी एक बायोसोशल एक्टिविटी कहलाती है। अब जैसे कि जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, ऑर्गन्स या इंसान की बॉडी, वो जिस चीज़ से बनी होती हैं उसमें हेरिडिटी का भी असर होता है, यानी कि आपकी जीन्स के मुताबिक आपकी बॉडी के मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स होते हैं। जबकि जो आप पूरी ज़िंदगी यानी कि बचपन से लेकर बड़े होने तक जो आप तजर्बे करते हैं, तजर्बों से सीखते हैं, जितनी आपकी लर्निंग प्रोसेसेस होती हैं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इंसान जो सीखता है वो उसकी सोशल एक्टिविटी भी हो जाती है। तो इस तरह से ये साइकोलॉजी दोनों को कवर करती है। अब जिस तरह किसी भी चीज़ को पसंद करना, तो कुछ लोगों की विरासत में भी आ सकता है, यानी कि इसमें बायोलॉजिकल भी इन्वॉल्व हो सकता है, और कुछ लर्निंग से भी या कुछ अपने तजर्बों से इंसान किसी चीज़ को पसंद करता है या किसी चीज़ को किसी चीज़ पे प्रेफर करता है। हर एक का अपना अपना जैसे कलर पसंद होता है, किसी को ग्रीन पसंद है तो किसी को येलो पसंद है, तो वो उसकी लर्निंग और उसके एक्सपीरियंसेस से या उसके अंदर की क्वालिटीज़ से उस इन चीज़ों को प्रेफर करता है। कुछ लोगों को रॉक म्यूज़िक पसंद होता है, कुछ को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद होता है, कुछ नेचर को पसंद करते हैं ज़्यादा, कुछ इंडिविजुअल इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करते हैं, कुछ कम सोशलाइज़ करते हैं। तो ये सब इन चीज़ की जब हम स्टडी करते हैं तो ये सब साइकोलॉजी के अंडर आता है। अब हंगर या थर्स्ट, ये दोनों बायोलॉजिकल नीड है, यानी कि भूख लगना, प्यास लगना, ये बायोलॉजिकल नीड्स हैं। अब इनको किस तरह क्रेव करेगा इस नीड्स को इंसान, तो जिस तरह भी वो पानी हासिल करेगा या अपना फूड हासिल करेगा, उसको बनाएगा, उसको खाएगा, ये सब वो अपने वक्तन फ़वक्तन तजर्बों से सीखता है, लर्न करता है, और इसीलिए सारे प्रोसेसेस बायोसोशल होते हैं। और ये साइकोलॉजी एज अ साइंस आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुई। पहले यानी कि ये एज अ सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे पहले नहीं ली जाती थी, लेकिन इसकी हिस्ट्री डेट बैक करती है एरिस्टोटल के ज़माने और प्लेटो के ज़माने से। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये इवॉल्व करी एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, एज अ सेपरेट साइंस, लेकिन ये दूसरी साइंस को भी साथ में लेकर चलती है, यानी कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी सब साइकोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको इन शॉर्ट ही डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से डिफरेंट मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, जिसमें जो ऑब्ज़र्वेशन के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, डेटा इकट्ठा करने के लिए और एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। शुरू में सिर्फ इंटरनल ऑब्ज़र्वेशन या इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ होता था। इंट्रोस्पेक्शन में एक इंडिविजुअल अपने ख़ुद के मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करता है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि इसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि आप अपने बिहेवियर को ख़ुद स्टडी कर रहे हैं। ये मेथड टिश्नर ने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वो साइकोलॉजी को सिर्फ कॉन्शियस प्रोसेसेस की स्टडी समझता था। लेटर ऑन इस मेथड को डिस्कार्ड किया गया और एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन या एक्सट्रोस्पेक्शन का मेथड लाया गया, जो कि वाटसन ने पुट फॉरवर्ड किया था। एक्सट्रोस्पेक्शन में एक्सटर्नल ऑब्जर्वर बिहेवियर स्टडी करता है। इसमें यह था कि आप एनिमल्स का भी और जो लोग मेंटली इल हों उसका भी बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं, जो कि इंट्रोस्पेक्शन में आप नहीं कर सकते थे। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि बिहेवियर आर्टिफिशियल भी हो सकता है सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, इसलिए इसको जज करना मुश्किल होता था।
इसीलिए साइकोलॉजी में दोनों मेथड्स को इन्वॉल्व किया जाता है, यानी इंट्रोस्पेक्शन और एक्सट्रोस्पेक्शन दोनों को जैसे पॉसिबल हो यूज़ करें और उससे फिर रिज़ल्ट ड्रॉ करें। इसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी शुरू हुए और साइकोलॉजी की लेबॉर्ट्री सेटअप हुई, जिसमें एक्सपेरिमेंट करके स्टडी किया जाता है कि बिहेवियर या रिस्पॉन्सेस क्या हैं। इनमें एनिमल्स भी यूज़ किए गए और इंसानों पे भी रिसर्च कैरिड आउट हुई। और इसी का एक और मेथड फील्ड सर्वे मेथड भी था, जिसमें लेबॉर्ट्रीज ही नहीं बल्कि फील्ड में जाके साइकोलॉजी की मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टडी की गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में कोई एक स्कूल पूछा जा सकता है। चूँकि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के ओपिनियंस में फ़र्क था, उनके सब्जेक्ट मैटर जो वो स्टडी कर रहे थे एज अ साइकोलॉजी जिसको समझते थे, उसमें भी फ़र्क था और उन्होंने मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स को साइकोलॉजी के अलग अलग स्टडी किया, उसको अलग अलग परवान चढ़ाया अपनी स्टडीज़ को। तो इसलिए मुख्तलिफ़ स्कूल्स ने जन्म दिया। ये वो वाला स्कूल नहीं है, बल्कि ये जैसे जहाँ पढ़ने जाते हैं, बल्कि ये स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि जिसकी जो सोच थी उसके मुताबिक एक उन्होंने साइकोलॉजी को उसी सोच के मुताबिक स्टडी किया कि साइकोलॉजी इस चीज़ की साइंस है और साइकोलॉजी इससे कंसर्न्ड है। तो इसके मुख्तलिफ़ स्कूल्स के नाम थे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट स्कूल, साइको एनालिसिस स्कूल। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद विल्हेम वुंडेट ने रखी 1897 में जर्मनी में, और ये बहुत अहम स्कूल है क्योंकि ये ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। ये बेसिकली इम्पोर्टेंस देता है कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर को, यानी कि कॉन्शियस प्रोसेसेस को ज़्यादा स्टडी करता है। इस स्कूल के मुताबिक जो भी मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो एक छोटे छोटे बेसिक एलिमेंट से बने हुए होते हैं, यानी कि जो भी कॉन्शियसली जो इंसान कॉन्शियस प्रोसेसेस करता है वो पहले छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं जो एक मिलकर एक बड़ा मेंटल प्रोसेस बनाते हैं, और उसी से आप मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर या मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को स्टडी कर सकते हो। यानी कि ये आपको बेस से लेकर ऊपर कंप्लीटनेस तक जाता है, यानी कि जैसे आप किसी चीज़ को कहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, तो स्टेप बाय स्टेप स्मॉल प्रोसेसेस से एक बड़ा प्रोसेस जन्म लेता है। इस स्कूल में इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन के मेथड के तहत सारी स्टडी की गई। नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म को जॉन डीवी ने इसकी बुनियाद रखी थी इस स्कूल की अमेरिका में 1898 में, और ये एज अ रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म सामने आया था, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो सिर्फ कॉन्शियस स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट्स की स्टडी को साइकोलॉजी में लेता था, लेकिन फंक्शनलिज्म ने एनवायरनमेंट को भी लिया और स्टिमुलाई को भी अपने यानी कि साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर में शामिल किया। फंक्शनलिज्म के तहत साइकोलॉजी एक्टिविटी को स्टडी करती है और उन तरीक़ों को जो कि एक इंडिविजुअल यूज़ करता है अपने आप को एनवायरनमेंट से एडजस्ट करने के लिए। तो एक बेसिकली एक फुल एक एक्टिविटी है जिसमें स्टिमुलाई भी आ जाते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट भी आ जाती है और इंसान का बिहेवियर भी आ जाता है। इस स्कूल में बिहेवियर का मकसद स्टडी किया गया, क्या जो इंसान की सोच है, जो वो कर रहा है, जो वो सोचता है, इन सब को स्टडी किया गया। इस स्कूल के लिए जो मेथड यूज़ किए गए उनमें इंट्रोस्पेक्शन भी थी और एक्सट्रोस्पेक्शन भी थी, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्जर्वेशन दोनों को यूज़ किया गया।
लेकिन ये लेटर ऑन ये स्कूल डिसअपियर हो गया, हालांकि एंजल और वुडवर्थ इसके फॉलोअर्स थे। अब हम स्टडी करते हैं थर्ड स्कूल जो कि बिहेवियरिज्म है। इसकी बुनियाद जॉन बी वाटसन ने अमेरिका में 1878 में रखी। थॉर्नडाइक और टॉलमैन इसके फॉलोअर्स थे। इस स्कूल के मुताबिक साइकोलॉजी जो थी वो सिर्फ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर थी, और बिहेवियर को कहा गया कि ये एक सेपरेट इंडिपेंडेंट रियलिटी है, और ये सिर्फ कॉन्शियसनेस को या हमारे माइंड को शो नहीं करती, बल्कि ये लर्निंग से डेवलप होती है। और जो भी हमारे हैबिट्स होते हैं वो हम इसी बिहेवियर की वजह से शो करते हैं, अपनी लर्निंग की वजह से शो करते हैं। जो हमारे हैबिट्स हैं वो लर्निंग की वजह से बनते हैं। तो लर्निंग इसका यानी कि एक मेन ऑब्जेक्ट बन गया, जो इस स्कूल ऑफ थॉट का एक आप कह लें कि सेंटर था। इसमें चूँकि हैबिट्स और बिहेवियर को स्टडी किया गया, तो एनिमल बिहेवियर्स को भी स्टडी किया गया, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए गए जो हम आगे साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी। थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट्स, पावलोव के एक्सपेरिमेंट्स जिसमें मंकीज़ यूज़ हुए हैं, कैट यूज़ हुई है, डॉग यूज़ हुआ है। तो एनिमल्स भी अब साइकोलॉजी के स्कोप में आना शुरू हो गए। गेस्टाल्ट स्कूल ये 1912 में इसकी बुनियाद रखी गई। कोहलर, काफ्का, वर्दीमेर उसके फॉलोअर्स थे। इस स्कूल ऑफ परसेप्शन ने कहा कि जो इंसान का बिहेवियर होता है वो छोटे छोटे मेंटल प्रोसेसेस या छोटे छोटे कॉन्शियस प्रोसेसेस से नहीं बना होता, बल्कि एक जो पूरा एक बिहेवियर होता है वो मोर देन द सम ऑफ स्मॉल बेसिक एलिमेंट्स होता है। और इसमें ये था कि परसेप्शन नॉट सेंसेशन, यानी कि जो इंसान परसीव करता है, जैसे एक चीज़ को समझता है, सिर्फ सेंसेशन ही नहीं बल्कि परसीव करना जो है वो बुनियाद है बिहेवियर की। जैसे आप गुलाब का फूल देख रहे हैं तो आप सेंस क्या कर रहे हैं, उसकी स्मेल और उसके कलर को, लेकिन आप परसीव करते हैं एज अ होल कि ये एक गुलाब का फूल है, और फिर उसी के मुताबिक आपका बिहेवियर होता है कि आप खुश होंगे उसको देखकर, या आप उसको सूंघेंगे, या उसकी तारीफ़ करेंगे कि ये खूबसूरत है। तो एज अ होल आपने एक बिहेवियर शो किया, उसको परसीव किया, सिर्फ सेंस नहीं किया, पूरा उसका एक माइंड प्रोसेस हुआ। और छोटे छोटे अगर आपके एलिमेंट्स हैं तो उनके सिर्फ सम से नहीं ये बनता कि आपने एक सेंसेशन ले ली, एक उसके मुताबिक बिहेवियर ले लिया, नहीं, बल्कि ये कि एक पूरा प्रोसेस है जिससे एक बिहेवियर बनता है। तो यानी कि एक हायर मेंटल एक्टिविटी होती है जो बिहेवियर को जन्म देती है। इसमें जो फ़िलासफ़ी यूज़ हुई उसको होलिज़म भी कहते हैं, यानी कि एक पूरा बिहेवियर जो है वो एक हायर मेंटल एक्ट है और उसकी अपनी एक अहमियत, एक सिग्निफिकेंस है, एक डिस्टिंक्ट फॉर्म है। अब लास्ट स्कूल जो हम पढ़ेंगे वो है साइको एनालिसिस। ये स्कूल सिगमंड फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट था। उसने जब शुरू में उसके पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ पेशेंट आते थे तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते थे, उसने उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हिप्नोसिस से ट्रीट किया, लेकिन बाद में उसने फ्री एसोसिएशन का तरीका इख्तियार किया। इस स्कूल के तहत सिर्फ कॉन्शियस स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस भी इन्वॉल्व होता है बिहेवियर में, यानी कि मेनली इस स्कूल ने अनकॉन्शियस माइंड का जो असर था इंसान के बिहेवियर पे उसको स्टडी किया। फ्रॉइड के मुताबिक इंसान की शख्सियत सम टोटल होती है इड की, ईगो की और सुपर ईगो की। इड क्या होता है? इड इंसान की डिज़ायर्स होती हैं या उसकी विशेस होती हैं, और ईगो उसका रियलिटी कांटेक्ट होता है, जबकि सुपर ईगो जो है वो एक सेंसर होता है। ये सेंस करने वाला सेंसर नहीं बल्कि वो सेंसर जैसे
मूवीज़ में हम लगाते हैं कि फ़लाँ सीन काटा जाता है या इस तरह का सेंसर होता है। यानी कि सुपर ईगो एक तरह का हमारा ज़मीर है जो कि अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाता है। अब 8 हमारी ख्वाहिशें होती हैं, उन ख्वाहिशों को ईगो कंप्लीट करने की कोशिश करता है, मगर सुपर ईगो उसमें सेंसर लगाता है कि कौन से तरीके से उस ख्वाहिश को पूरा करना है या नहीं करना है। तो इसी से फिर बिहेवियर जन्म लेते हैं। अब जो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती वो किसी और तरह सामने आती हैं, जैसे ख्वाब की शक्ल में या फिर मुख्तलिफ़ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के शक्ल में। फ्रॉइड ने इंसान में एक साइकिक एनर्जी होने का भी बताया, जिसका उसने नाम रखा लिबिडो। और अपनी इस स्कूल ऑफ थॉट के लिए उसने जो नया तरीका अपनाया था वो फ्री एसोसिएशन का तरीका था, जिससे उसने पेशेंट्स की अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस डिज़ायर्स को स्टडी कर रहा था। अब 8 ईगो और सुपर ईगो को समझने के लिए आप एक मिसाल ले लें कि एक इंसान चाहता है कि वो बहुत अमीर हो जाए, उसके पास बहुत सारे पैसे हों। तो कभी वो इतना ज़्यादा मजबूर हो जाता है कि वो सोचता है वो कहीं पर डाका डाल ले, मगर ये कि ये उसका ईगो है कि उसको कौन सा तरीका अपनाना है, काम करना है या ये कहीं चोरी करनी है। उस सुपर ईगो जो कि मोरल सेंसर है वो उसको बताएगा कि भाई आप शॉर्टकट ना लें, आप चोरी नहीं करें या डाका नहीं डालें, बल्कि ये कि अपनी डिज़ायर को अच्छा काम करके मेहनत करके पूरा करें। मगर चूँकि उसकी वो डिज़ायर है और बहुत शदीद है, तो वो उसको ड्रीम्स में नज़र आ सकती है। मसलन उसको नज़र आ सकता है कि पैसों की बारिश हो रही है या इस तरह की जो उसकी ख्वाहिशात हैं वो नज़र आ सकती है। लेकिन इसमें भी कभी कभी सुपर ईगो बीच में आ जाता है और इंसान की ख्वाहिशात को एज सच उसी रूप में पूरा नहीं होने देता। जैसे अगर कोई किसी को कत्ल करना चाह रहा है तो वो ख्वाब में भी नहीं होगा, बल्कि सुपर ईगो उस वक्त उसको ख्वाब से जगा देता है, जब ऐसी डिज़ायर्स जो कि अपने असल फॉर्म में सामने नहीं आ सकती हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपके लिए मददगार साबित होगा आपके एग्ज़ाम्स में, आपकी लाइफ में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।